नमस्कार दोस्तों, डिजास्टर विश के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फायरमैन कोर्स की प्रथम क्लास के महत्वपूर्ण चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ फायर के बारे में आज हम लोग समझेंगे इस पर पहले क्लास के माध्यम से। तो फायरमैन कोर्स में फायरमैन का जो बेसिक कोर्स होता है, जो फायर सर्विस में भी ट्रेनिंग के माध्यम से जो कोर्स कराया जाता है, उसमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि हम फायरमैन ट्रेनिंग को पूरा करते हैं, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर से हम अगर फायरमैन का जॉब लेना चाहते हैं तो हमें उसके लिए फायरमैन कोर्स करना पड़ता है। तो फायरमैन कोर्स के जितने भी चैप्टर हैं उन सब चैप्टरों को हम लोग समझेंगे एक एक करके। आज हम प्रथम क्लास में बिना देर के हुए सीधे टॉपिक्स पे आते हैं। केमिस्ट्री ऑफ फायर क्या है? केमिस्ट्री ऑफ फायर, आग के बारे में हम समझेंगे कि आग होती क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि आग होती क्या है। आग जो है एक दहनशील पदार्थों का ऑक्सीकरण है, जिससे क्या होता है कि ऊष्मा और प्रकाश एवं अन्य रासायनिक पदार्थ, प्रतिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। दहनशील पदार्थ को जब पर्याप्त ऊष्मा और पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है तो वह क्या होती है, आग में परिवर्तित हो जाती है। तो इसे माना जाए कि जब भी ईंधन और ऑक्सीजन और ताप का वह मात्रा जिससे कि कोई भी दहनशील पदार्थ ऊष्मा पाकर गैसीय फॉर्म में उत्पन्न होने लगे, अपना वो गैसीय फॉर्म को प्राप्त करने लगे, तब क्या होती है, आग निकलती है। तो आग जो है निरंतर फैलने की एक प्रक्रिया कब उत्पन्न होती है, जब ईंधन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एवं पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा श्रृंखलाबद्ध तरीके से, अगर उसको ऊष्मा, ताप, ऑक्सीजन और ईंधन, तो ईंधन अगर हम मौजूद हो और ऑक्सीजन और ताप लगातार क्रम में मिलता रहे, श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसे प्राप्त होता रहे, तो क्या होता है, निरंतर आग फैलते जाती है, बढ़ते जाती है। तो इसके अनुपस्थिति में, इन तीनों के अनुपस्थिति में कभी भी आग उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो हम समझेंगे कि आग का परिचय क्या है। आग का सबसे बड़ा परिचय यह है कि ईंधन, ऑक्सीजन और ताप, इन तीनों के मेल से पैदा होता है, और जब एक बार ये जल जाती है तो निरंतर क्या होती है, फैलते जाती है और बढ़ते जाती है। तो ये निरंतर बढ़ने और फैलने की प्रवृत्ति कब होती है, जब इससे श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये तीनों चीज पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। ये अगर तीनों मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जब तक मिलता नहीं रहेगा तो ये विस्तृत नहीं होगी। तो जब ये तीनों चीज श्रृंखलाबद्ध तरीके से पर्याप्त मात्रा में उसके पास मौजूद रहेगा तो आग क्या होती है, निरंतर बढ़ती जाती है। और आग जो है ये भयानक रूप ले लेती है, जिसे बुझाना आसान नहीं होता है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग समझेंगे। तो उत्पत्ति के बारे में हम समझेंगे कि आग की उत्पत्ति कब हुई थी। तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में ही मनुष्य जब जंगलों में निवास कर रहे थे, तो उससे जब किसी चीज का ज्ञान नहीं था, तो शिकार अपने विकास की ओर बढ़ते जा रहे थे। आदि मानव जब अपने विकास के प्रथम चरण में बढ़ रहे थे, तो वह शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाया करते थे। तो औजार बनाने के क्रम में जब पत्थर को पत्थर से टकराकर उसे तोड़ा जाता था, तो क्या हुआ, उसी के क्रम में क्या हुई, आग की उत्पत्ति हुई सर्वप्रथम। तो आग की जब उत्पत्ति हुई तो वह आग धीरे धीरे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनते गए। आग से हम भोजन बनाते हैं, आग से हम सर्दियों के जो भी प्रदेश हैं
जो शरद वाले प्रदेश हैं, जो शीत ऋतु वाले प्रदेश हैं, वहाँ पे जीवन को आसान बनाती है। आग से किसी भी इंजन बनाने में आग का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, रॉकेट या बिजली उत्पन्न करने में भी आग का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारे जीवन में आग एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है और हम आग की प्रकृति को अच्छी तरीके से आज समझने का प्रयास करेंगे। तो उत्पत्ति, प्राचीन काल में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। कहता है कि आग की उत्पत्ति के क्रम में हम लोग दावानल के बारे में आज चर्चा करेंगे। दावानल क्या होता है? दावानल, जो जंगलों में आग लगती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? दावानल करते हैं। तो दावानल में आग उत्पन्न कैसे होता है? तो दावानल में आग सूखी लकड़ी को आपस में रगड़ने से, जब दो सूखी लकड़ी आपस में जोर जोर से रगड़ी जाती है तो उससे क्या होता है? घर्षण पैदा होता है। और घर्षण पैदा से वो क्या होता है? वो घर्षण उष्मा का रूप लेकर आग भड़क उठती है और वही आग पूरे जंगलों में फैलती जाती है। तो उस जंगलों के आग को कम करने के लिए, उस जंगलों के आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे ज्वाला, जो ईंधन की आपूर्ति जंगलों में पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहती है, उस ईंधन की आपूर्ति को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? जंगल में जो छोटे छोटे ज्वाला जलाई जाती है, यानी जहां पे जिस ईंधन की आपूर्ति का जो श्रृंखला बनी हुई है, उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए छोटे छोटे आग जलाए जाते हैं, जिससे वो श्रृंखला टूट जाए और वो ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति लगातार उसे नहीं हो, जिससे कि वो आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। तो कभी भी किसी भी जंगल में क्या किया जाता है? चारों ओर गड्ढे खोदे जाते हैं। ये गड्ढे खोदने का कारण है कि इसमें सूखी पत्तियां जमा हो जाती है। सूखी पत्तियां इसमें जमा हो जाती है। सूखी पत्तियां जमा हो जाती है तो जब भी आग भड़केगी तो इस गड्ढे में आके बुझ जाएगी, इस गड्ढे तक आके सिमट जाएगी और सिमटने से क्या होगा कि आग वहां तक ही सीमित हो जाएगी। अगर हम इस गड्ढे को नहीं खोदेंगे तो ये क्या होगा? ये आग का श्रृंखलाबद्ध जो ईंधन की आपूर्ति होगी, ये निरंतर होते जाएगी और ये आग हमेशा क्या होगा? बढ़ते जाएगा और वह धीरे धीरे गांव तक पहुंच जाएगा। हमारे खेतों में, हमारे फसलों तक वो आग पहुंच जाती है। अब कहता है कि पहले प्राचीन काल में आग को उत्पन्न करना बहुत ही कठिन कार्य था। उसे पत्थरों से रगड़कर, दो पत्थर को आपस में रगड़कर उत्पन्न किया जाता था, दो सूखी लकड़ी को रगड़कर उत्पन्न किया जाता था। लेकिन 1830 ईस्वी में दिया सलाई का आविष्कार हुआ। 1830 में दिया सलाई का आविष्कार होने के बाद क्या हुआ? आग को जलाना बहुत ही आसान हो गया। तब से क्या हुआ कि आग को जलाने के लिए कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी, आसानी से आग जलने लगा। उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि इसके दंत कथाएं भी प्रचलित है कि अमेरिका में एक दंत कथाएं प्रचलित है कि अमेरिका में भैंसों का दौड़ कराया जाता था, तो उसके खूर जो पत्थरों से टकराकर चिंगारी पैदा होती थी और वो क्या होता था कि वो आग उत्पन्न किया जाता था और आग उत्पन्न करके उसे दुश्मनों से लड़ने के लिए के हथियार के तौर पर प्रयोग किया जाता था। हमारे प्राचीन कथाओं में आग को लकड़ियों से रगड़ कर पैदा करने की प्रचलित कथा है। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में आग को लकड़ियों से रगड़ कर पैदा किया जाता है। उसके बाद हमारे आग की उत्पत्ति का जिक्र यूनान में
यूनान में आग की उत्पत्ति का जिक्र होता है दंत कथाओं के माध्यम से कि यूनान में लोग निरंतर आग को जलाने रखने के लिए मसाल का उपयोग करते थे। अगर वो आग कभी बुझ जाती तो उसे अपशगुन माना जाता था। तो हमेशा क्या होता था कि आग को हमेशा जलाने के लिए मसाल का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि आग का प्रसारण कैसे होता है। पहले हम समझे आग क्या है या कैसे इसकी उत्पत्ति की जाती है, इसका विस्तृत परिचय क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, और अब हम समझेंगे आग का प्रसारण कैसे होता है। आग का प्रसारण 3 तरीके से होता है। पहला संचालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। अब हम लोग समझेंगे आग का प्रसारण। आग का प्रसारण की 3 विधि है, संचालन, संवहन और विकिरण। संचालन विधि में क्या होता है, अगर किसी घर में आग लगी हुई है और उसके अगर वह किसी भी धातु के किसी भी औजार या किसी भी रॉड, चादर वहां पे रखे गए हों, तो वो क्या करती है, वो उष्मा अपने अंदर समाहित करके वो क्या होता है, अपने दूसरी छोर तक वो उष्मा को संप्रेषित कर देती है। तो उष्मा एक छोर से पाकर उष्मा धीरे धीरे वो दूसरी छोर की ओर संप्रेषित कर देती है। एक छोर से जब उष्मा दूसरे छोर पे चल जाएगी तो ये उष्मा इस ओर रखे हुए ईंधन में वो आसानी से उष्मा मिल जाएगी और वो क्या होगा, आग का रूप ले लेंगे। तो इस माध्यम से क्या होता है, किसी भी धातु के सहारे उष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है और वो आग का रूप ले लेती है। संवहन विधि में जब किसी घर में आग लग जाती है तो आग तीव्र गति से लगने के कारण क्या होता है, वहां की उष्मा जो है हवा को क्या करती है, गर्म कर देती है। उससे निकले धुएं, गर्म हवा से क्या होता है कि उसके आसपास के वातावरण बहुत जल्दी से क्या होता है, गर्म हो जाती है। और गर्म होने से उष्मा पाकर दूसरे जगह पे रखे हुए जो भी ईंधन है उस उष्मा पाकर वो क्या होती है, ऑक्सीजन की मदद से वो जल उठती है और उष्मा का प्रसारण हवाओं के माध्यम से, धुओं के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। किसी भी मकान में देखे होंगे कि जब आग लग जाती है तो उसके पास के मकान में भी उससे रेडिएशन प्राप्त होता है। जब इस मकान में आग लगेगी तो इसमें जो उच्च ताप उत्पन्न होगा, कि उच्च ताप के उत्पन्न से जो विकिरण पैदा होगा वो विकिरण क्या होगा, दूसरे घरों तक पहुंच जाएगी। और दूसरे घरों तक पहुंचने के बाद क्या होगा कि इसमें जो भी दहनशील पदार्थ मौजूद है वो क्या होगी, इसके विकिरण से क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी। और गर्म होने के बाद क्या होता है, वो आग का रूप ले लेती है। तो अगर किसी भी घर में अगर आग लगे तो उसके बुझाने के क्रम में हम दूसरे घर पर भी पानी का छिड़काव कर देते हैं। इसका करने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये विकिरण के माध्यम से या संवहन के माध्यम से उसमें आग ना पकड़े। तो जब भी किसी हम फायर फाइटिंग करते हैं तो किसी घर के आसपास में मौजूद जितने भी है, जिस घर में अग्निकांड होती है उसके आसपास मौजूद जो भी घर होते हैं उस पे भी हम सर्वप्रथम पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे उसमें नमी मिल जाए और वह विकिरण के माध्यम से जो उष्मा का संचरण होता है उससे वह जलने से बच जाए। तो आग का जो है 3 तरीकों से प्रसारण होता है। इन तीनों तरीकों को हम लोग समझ गए, संचालन, संवहन और विकिरण। अब हम लोग समझेंगे आग का त्रिभुज, द ट्रायंगल ऑफ फायर। ट्रायंगल ऑफ फायर क्या है? ट्रायंगल ऑफ फायर में जो फायर वो 3, जैसे ट्रायंगल बनने के लिए 3 भुजाओं का जरूरत होती है, उसी तरह फायर को उत्पन्न होने के लिए 3 महत्वपूर्ण कारक का होना अति आवश्यक है। ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ये जब तीनों का मेल होता है
तब जाके आग उत्पन्न होती है। इन तीनों के मेल से ये आग उत्पन्न की जाती है। और इसी तीन को अगर हम इस त्रिभुज में से एक भुजाओं को हटा दें, किसी एक भुजाओं को हटा दें, तो हटाने से क्या होगा, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार अगर आग को बुझाना है तो उसको बुझाने में इसी तीन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इन तीन पद्धति में कौन कौन सी पद्धति होती है जो आग को आसानी से बुझाने में प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहला पद्धति है स्टारवेंशन पद्धति। स्टारवेंशन पद्धति का मतलब होता है कि तितिर वितिर करना। तो तितिर वितिर करने का मतलब है कि हम सब पहले जो भी आग है, आग से हम ईंधन को अलग कर दें। ईंधन को क्या करें, ईंधन को, फ्यूल को क्या करें, अलग कर दें। अगर आग से हम फ्यूल को अलग कर देंगे तो क्या होगी कि ये चैन टूटेगा, ये जो ट्रायंगल है ये टूटेगा। तो अगर हम आग से ईंधन को ही अलग कर दिए तो आग क्या होगी, बुझ जाएगी। अगर हम कि अगर किसी भी वस्तु में आग लगी है, अगर किसी भी वस्तु में आग लगी हो और उस वस्तु के पास मौजूद ईंधन को हम क्या करेंगे, अलग करने से भी आग वो, जब तक उसमें ईंधन पर्याप्त रहेगी तब तक वो जलेगी, उसके बाद वो शून्य बुझ जाएगी। या हम आग को ही ईंधन से दूर कर दें। जिस वस्तु में आग लगी है और उसके आसपास जो भी ईंधन मौजूद है उसी को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। आग को ही क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो क्या होगा, वहां भी आग बुझ जाएगा। तथा एक और हम समझेंगे कि अगर जिस वस्तु में आग लगी है, जिस वस्तु में आग लगी है, इसको क्या करेंगे, हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम बांट देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ देंगे। और छोटे छोटे टुकड़ों में होने के बाद क्या होगा कि जितना टुकड़ा में ईंधन मौजूद रहेगा वो टुकड़ा तब तक जलेगा तब तक उसमें ईंधन मौजूद रहेगा, उसके बाद वो ईंधन के अभाव में स्वयं बुझ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए स्टारवेंशन पद्धति क्या है, कि ईंधन को आग से अलग करना है। आग करने में हम क्या क्या प्रयोग करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ईंधन को पहले आग से अलग करेंगे, या आग से ही ईंधन को दूर कर देंगे, या जिस ईंधन में आग लगी हुई, जिन दहनशील पदार्थ में आग लगी हुई, उस दहनशील पदार्थ को हम छोटे छोटे पार्ट में बांट के उसको तितिर बितिर कर देंगे, एक दूसरे से दूर कर देंगे, जिससे उसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या हो, उसे ईंधन की आपूर्ति ना हो, वो ईंधन के अभाव में क्या हो, वो आग बुझ जाए। इस पद्धति को समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कूलिंग पद्धति। कूलिंग पद्धति में है क्या कि जब आग जलती है, तो जब आग जलती है तो उसमें बहुत ही उच्च ऊष्मा मौजूद होती है। तो जब हम कूलिंग पद्धति में क्या करते हैं, हम कि इसके हीट को क्या करते हैं, अलग करते हैं। पहले मेथड में क्या था, फ्यूल को हम अलग कर रहे थे, और कूलिंग मेथड में क्या है, हम हीट को आग से दूर करते हैं, यानी दूर करना या उसको कम करना, ये समझेंगे हम लोग। तो जब किसी वस्तु में आग लगी हो तो उस पे क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव करते हैं तो डायरेक्ट पानी का छिड़काव करते हैं या फव्वारे के रूप में पानी का छिड़काव करते हैं। तो आग पर जब पानी जाता है तो वो क्या होता है, पानी क्या होता है, वो गर्मी को सोखता है, आग की गर्मी को स्वयं सोख लेता है और स्वयं गर्म हो जाती है। पानी क्या करती है, आग के गर्मी को सोख कर स्वयं को गर्म कर लेती है, और वो पानी किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, भाप के रूप में परिवर्तित होती है। और उसके आसपास वो क्या होती है, वो गर्म भाप मौजूद होती है। वो गर्म भाप आसपास में मौजूद होने के कारण इसको ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है, आग बुझ जाती है। और क्या करती इसके, जब ये तो कूलिंग में ये भी
ये भी प्रयोग होता है कि आग से उष्मा का क्या करते हैं हम लोग, पानी उसकी उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो इसमें उतना उष्मा मिलती नहीं है, जिससे क्या होता है श्रृंखलाबद्ध तरीके का उसमें जो दहनशीलता होती है वो घट जाती है, जिसके कारण वो आग बुझ जाती है। दूसरा हम लोग समझेंगे स्मोदरिंग पद्धति। स्मोदरिंग का मतलब होता है दम घुटना। तो किसी भी व्यक्ति को जब हवा की या ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होगी तो उसका दम घुट जाएगा, उसे दम घुटने लगेगा। तो उसी प्रकार आग के लिए ऑक्सीजन क्या है, प्राणवायु के तौर में जाना जाता है। अगर कहीं भी आग लगी हो और उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो तो वो आग स्वयं बुझ जाएगी। तो उसी तरह स्मोदरिंग में क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु में आग लगी हो तो वस्तु को क्या करते हैं हम लोग, उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति को हम क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकने का क्या क्या तरीका है वो हम लोग समझेंगे। तो ऑक्सीजन को हम लोग कैसे रोकते हैं, इसको हम ढक कर रोक देते हैं। इसको क्या करते हैं, ढक कर रोकते हैं। तो ढकते किसे, किसी कंबल से ढक देते हैं, किसी बर्तन से ढक देते हैं, या किसी कपड़े से ढक देते हैं, या किसी एस्बेस्टस के शीट से ढकते हैं। इस तरह क्या करते हैं, हम आग लगे वस्तु को ढक देते हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति को हम रोक देते हैं, जिसके कारण आग बुझ जाती है। या हम जब किसी वस्तु पे आग लगी हो तो उस पे हम क्या करते हैं, उस पे हम बालू, धूल, मिट्टी या केमिकल पाउडर का छिड़काव करते हैं। बालू, धूल, मिट्टी, केमिकल पाउडर का छिड़काव करते हैं और उसके ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या करते हैं, हम बंद कर देते हैं। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति जब बंद हो जाती है तो क्या होता है, आग बुझ जाता है। उसी तरह जब तेल वाली आग होती है, तेल वाली जो आग होती है, तरल पदार्थों की जब आग होती है तो उसके उपयोग में जो हम फोम का उपयोग करते हैं, फोम का उपयोग करते हैं। तो फोम का उपयोग करने से क्या होता है, तेल के परत पर वो फोम जम जाती है और जमने से क्या होता है, उससे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और वो आग बुझ जाती है। अब हम लोग समझेंगे कि आग को कितने प्रकार में बांटा गया है। हम लोग समझ गए कि आग क्या है, आग की उत्पत्ति कैसे होती है, आग का विस्तृत रूप क्या है, और आग का ट्रायंगल कैसे बनता है, आग को किस प्रकार बुझाया जाता है और उसके बुझाने के क्या क्या तरीके, इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आग के कितने प्रकार हैं, यानी इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मुख्यतः आग को 5 वर्गों में बांटा गया है। कहीं कहीं आपको 6 वर्गों में भी बताया जाएगा, लेकिन मुख्यतः हम लोग समझेंगे कि आग को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है एक क्लास फायर, कि ठोस वस्तुएं जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा, रबड़, ये सब चीज में जब आग लगती है तो उसे हम क्या करते हैं, ए क्लास फायर करते हैं। उसके बाद है बी क्लास फायर। बी क्लास फायर को हम लोग कहते हैं तरल पदार्थों की आग। तो भी तरल पदार्थ, जितने भी दहनशील तरल पदार्थ है, जितने भी दहनशील तरल पदार्थ हैं, उन सब में जब आग लगती है तो उसे हम बी कैटेगरी यानी बी क्लास फायर में रखते हैं। तीसरा है सी क्लास फायर। तो सी क्लास फायर में क्या होता है, गैसीय पदार्थों की आग को हम लोग क्या कहते हैं, सी क्लास फायर। तो गैसीय पदार्थ जो जलने वाली गैस है, एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, ईटीसी, ये सब चीजें, ये सब गैसें जो जलती है, उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, सी क्लास फायर। उसके बाद है डी क्लास फायर।
तो डी क्लास फायर होता है धातु की आग। जब किसी भी धातु का परिष्करण किया जाता है, उसके निर्माण क्रम में जब उच्च ऊष्मा प्राप्त करके वो धातु जो तरल पदार्थ में मौजूद होता है उसमें आग लग जाती है, तो उस आग को हम लोग क्या कहते हैं, डी क्लास फायर। इससे हम धातु के सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, इन वगैरह जितने भी धातु के बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया में जब आग लगती है तो उसे हम डी क्लास फायर कहते हैं। ई क्लास फायर, बिजली से लगने वाली आग को हम लोग बी क्लास फायर करते हैं। तो ई क्लास फायर जो है बिजली की आग होती है। बिजली की आग अक्सर बिजली बोर्डों में, जो बोर्ड होता है बिजली का उसमें लगती है, इलेक्ट्रिक वायर होता है उसमें लगता है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसमें शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोड से आग लगती है, तो उस आग को हम लोग ई क्लास में रखते हैं, यानी कि ई क्लास बिजली की आग कही जाती है। अगर हम ई क्लास वाले जो भी आग हैं, जिस भी वस्तु में बिजली के वजह से आग लगी हो, अगर हम बिजली के आपूर्ति को बंद कर दें, यानी बिजली के कनेक्शन को काटें, तो वो फिर वो आग जो है परिवर्तित होके ए क्लास में आ जाती है। जब तक बिजली की आपूर्ति रहेगी, जिस भी वस्तु में आग लगी है और उसमें निरंतर बिजली की आपूर्ति हो रही है, तो उसे हम ई क्लास मानेंगे। अगर वही बिजली की आपूर्ति काट दी जाएगी तो वही आग जो है परिवर्तित होकर ए क्लास में आ जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग आग को 5 भागों में बांटते हैं, और इन 5 भागों को बांटने का रीजन है कि इसके बुझाने के भी तरीके अलग अलग है। जो ए क्लास की फायर होती है वो सामान्यतः कूलिंग मेथड से, पहले भी हमने जिक्र किया है कि कूलिंग मेथड क्या है। तो हम क्या करते हैं कि आग पर पानी डालकर उसके ऊष्मा को कम कर देते हैं। तो ए क्लास की फायर जो भी है उसे हम प्राय क्या करते हैं, कूलिंग मेथड से बुझाते हैं। बी क्लास की फायर जो होती है इसको हम क्या करते हैं, स्मोदरिंग मेथड से बुझाते हैं। स्मोदरिंग मेथड में हमेशा क्या होता है, स्मोदरिंग मेथड क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को हम बंद करते हैं। जो तरल पदार्थ होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, स्प्रीट, इन सब चीजों में जब आग लगती है तो उसके हम क्या करते हैं, फोम का उपयोग करते हैं। फोम का छिड़काव करते हैं, उसकी परत पर जाके फोम बैठ जाती है, और उस फोम में जो उसके बुलबुले होते हैं, उस फोम के बुलबुले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, उस ऑक्सीजन को ब्लॉक करती है, जो कि निरंतर आग को मिलने से वो जलती है। उस ऑक्सीजन को वो क्या करती है, फोम ब्लॉक करती है। तो ऑक्सीजन के ब्लॉक होने से तरल पदार्थों की आग क्या होती है, आसानी से बुझ जाती है। तो तरल पदार्थ के आग के प्रायः स्मोदरिंग मेथड से बुझाई जाती है। अब हम लोग आते हैं सी क्लास फायर, गैसीय पदार्थों की आग। तो गैसीय पदार्थों की आग जैसे घरों में, किचन में, होटल में या किसी भी रेस्टोरेंट में गैस का प्राय उपयोग एलपीजी गैस का किया जाता है। किसी गाड़ी में ईंधन भरने सीएनजी का भी उपयोग किया जाता है। मीथेन, किसी कोयले खदान में मीथेन की उत्पत्ति होती है, कहीं कीचड़ में या किसी सड़े हुए जगह पे मीथेन उत्पन्न होती है। मीथेन भी जलने वाली गैस है। तो सी क्लास में जो गैसीय आग होती है, गैसीय पदार्थों की जो आग होती है, जब भी गैसीय पदार्थों में आग लगेगी तो हम लोग स्मोदरिंग मेथड का उपयोग करेंगे। स्मोदरिंग मेथड से ही हम गैसीय पदार्थों की आग को बुझा सकते हैं। तो गैसीय पदार्थ की आग जो है स्मोदरिंग मेथड में हम क्या करेंगे कि जो भी जलने वाली गैसीय ईंधन है उस पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ब्लॉक करेंगे। तो ऑक्सीजन को ब्लॉक करने का यहाँ पे चाहे तो हम उसको CO2 को मौजूदगी इतनी मौजूद रहे और आसपास में मौजूद कर दें, या उस पे CO2 गैस का छिड़काव करें, या जहां भी जहनशील गैसीय पदार्थ है वहां पे क्या करेंगे, हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से क्या करेंगे, उस पे हम छिड़काव करेंगे। तो वो क्या होगा,
उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिलेगी और वो आग बुझ जाएगा। या हम ड्राई केमिकल पाउडर, धूल, मिट्टी या कीचड़ से हम क्या करते हैं, अगर किसी भी सिलेंडर में आग लग जाती है तो सब क्या करते हैं, उसके वातावरण में हम बी क्लास की फायर हम लोग समझ चुके हैं कि बी क्लास की फायर तरल पदार्थों की आग होती है। अब हम लोग समझेंगे सी क्लास की फायर। तो सी क्लास की फायर जो है गैसीय पदार्थों की आग होती है, जो एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, ईटीसी गैसों में जो आग लगती है उसे हम गैसीय पदार्थों की आग करते हैं। और इसे बुझाने का तरीका है स्मोदरिंग मेथड। स्मोदरिंग मेथड में हम CO2 का उपयोग करते हैं या धूल, कण, मिट्टी का उपयोग कर हम उसके ऑक्सीजन को ब्लॉक करते हैं, और ऑक्सीजन को ब्लॉक करके हम सी क्लास के फायर को आसानी से बुझा सकते हैं। डी क्लास के फायर को हम, ये फायर अक्सर बड़े बड़े फैक्ट्री जहाँ पे कि धातुओं का परिष्करण किया जाता है, परिष्करण करने के क्रम में जो उच्च ताप होती है उससे वो क्या होती है कि उसमें आग लग जाती है। उस आग को बुझाने का भी हमारे पास बस एक ही तरीका है, स्मोदरिंग मेथड। स्मोदरिंग मेथड से हम क्या करते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग कर उसको क्या करते हैं, उसके ऑक्सीजन को ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण वो आग बुझाती है। अब ई क्लास की फायर जो होती है बिजली की आग होती है। बिजली की आग जो है, बिजली की आग इलेक्ट्रॉनिक पैनल में या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में अधिकतर लगती है। तो उस क्रम में हम क्या करेंगे, ई क्लास फायर पे पानी का उपयोग नहीं करेंगे, कूलिंग मेथड का उपयोग हम नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा कि हमें, अगर कूलिंग मेथड का उपयोग करते हैं, पानी का फुवारे का उपयोग करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, तो वो क्या होगा, हमें बिजली के झटके लगने की संभावना होती है। इसीलिए हम कूलिंग मेथड का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टारवेंशन भी नहीं कर सकते हैं। स्टारवेंशन का मतलब होता है तितिर बितर करना, ईंधन को, आपूर्ति को हटाना। तो ये भी संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मोदरिंग मेथड से बुझाएंगे। स्मोदरिंग मेथड में अधिकतर बिजली पर के आग को हम लोग डीसीपी पाउडर, CO2 या बालू या मिट्टी, धूल, कण से हम क्या करते हैं, स्मोदरिंग करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को हम बंद करते हैं, जिसके कारण से ई क्लास के आग को हम बुझा सकते हैं। अगर इसमें बिजली की आपूर्ति उस समय हो, तो हम अगर बिजली की आपूर्ति को काट देते हैं तो फिर हम कूलिंग मेथड से, जो कि हम ए क्लास के फायर पर उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करके हम बिजली की आग को बुझा सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग फायर मेन कोर्स के जो प्रथम क्लास है केमिस्ट्री ऑफ फायर, उसके माध्यम से आज हम लोग आग का विस्तृत रूप, उसका परिचय, उसकी उत्पत्ति, उसके प्रकार, उसके बुझाने के तरीके इत्यादि के बारे में हमने चर्चा की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।